करते हैं क्या, कुछ ऑडिट। जब मैं आपको कह ये रहा हूं कि ऑडिटर ने आईजा 500 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होते हैं। ऑडिटर ने क्या ऑब्टेन करना है कि क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, तो जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स। सिंपल सी बात है। डन हो गया प्यारे, नोट किसी ने नहीं करना है, सबने सुनना है, ठीक है। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स का पहला प्रोसीजर ऑब्टेन गोइंग कंसर्न असेसमेंट एट लीस्ट फॉर 12 months from डन हो गया। ये समझ आया, ये कहां से लिखा है मैंने बच्चे, कहां से लिखा है? हाँ जी, ये कहां से लिखा है? क्या इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए तो मैनेजमेंट क्या करेगी, एटलीस्ट। तो अभी हम लोग गोइंग कंसर्न असेसमेंट को थोड़ा समझ, तो पहला काम मैं ये करता हूं, मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ले लेता हूं, एटलीस्ट कितने महीने की, 12 महीने की। अच्छा, पहला काम ये करता हूं। दूसरा काम ये करता हूं, ये गोइंग कंसर्न असेसमेंट, एक वर्ड आ रहा था, कौन सा वर्ड आ रहा था, कौन सा वर्ड आ रहा था, फ्यूचर। कौन सा वर्ड आ रहा था बच्चों, जब फ्यूचर का वर्ड आ रहा था तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट। सुनिएगा मेरी बात को, कैश फ्लोज एंड पीएनएल कि अगले 12 महीने के कैश फ्लोज बताएं मुझे। आज आपके कैश फ्लोज के इशू है, अगले 12 महीने बाद आपके कैश फ्लो की पोजीशन, आज आपके पास लॉसेस हैं, आप ऐसा क्या करेंगे, आपके क्या प्लान है कि अगले 12 महीने में आपके लॉसेस मजीद बढ़ेंगे, कम होंगे, या फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑब्टेन कैश फ्लोज एंड पीएनएल, कौन सा वर्ड हो रहा है, फोरकास्ट किससे डील करता है, फ्यूचर से। तो जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट होती है फ्यूचर की, तो चीजें भी फ्यूचर की लेनी है आपने। ध्यान हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, तीसरा काम सुनिएगा मेरी बात गौर से, तीसरा काम, जब आपने फ्यूचर की फोरकास्ट ली तो पीआईए वालों ने कहा हम 2 जहाज और ले लेंगे। पीआईए का प्लान क्या होगा, हम 2 जहाज और ले लेंगे, 2 जहाज और लेंगे तो 2 जहाज और उड़ेंगे, जब 2 जहाज और उड़ेंगे तो और पैसे आएंगे। तो हमारी एजम्पशन है पीएनएल में कि जो मेरी सेल्स है वो 25% से बढ़ जाएगी। तो आप पीआईए के 2022 का ऑडिट कर रहे हैं, दिसंबर 2022 इसका ईयर एंड है, दिसंबर 22 का ऑडिट कर रहे हैं, और पीआईए दिसंबर 22 के ऑडिट पे खड़े होकर आपसे कह रही है कि दिसंबर 23 की सेल्स, और एज्यूम करता हूं दिसंबर 22 की सेल्स कितनी है, दिसंबर 22 की सेल्स है 100 रुपए, ऑडिटेड अकाउंट्स का आप ऑडिट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट आपसे कह रही है अगले साल की सेल 25% से बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, अगले साल की सेल्स 25% से बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये 25% क्या है, ये 25% क्या है, क्या ये वाकई में सेल हुई है, सेल तो नहीं हुई। तो ये मैनेजमेंट की क्या है, एजम्पशन है, फोरकास्ट है। जब मैनेजमेंट की एजम्पशन और फोरकास्ट है तो एज एन ऑडिटर आप ये चेक करेंगे कि क्या एजम्पशंस जल्दी 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 रीजनेबल है कि नहीं। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सेल 25% से इंक्रीज कर जाएगी तो आप ऐसा क्या काम करेंगे, जी हम नहीं एरोस्टिस रख देंगे, हम कहेंगे भाई ये प्लान तो मुझे सही है, और क्या काम करेंगे जी, हम अपनी सर्विसेज अच्छी कर देंगे। भाई सर्विसेज अच्छी कर देंगे तो कुछ किया है इसके लिए, हाँ जी हमने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम अपने जहाज की कंडीशन अच्छी कर लेंगे, हम अपने पायलट को नशे की हालत में नहीं बैठा, मतलब ये उसके प्लान्स होंगे सही। तो आप ये चेक करेंगे क्या वो एजम्पशन रीजनेबल है भी या नहीं। अच्छा, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में आऊंगा, सिर्फ जॉट डाउन कर रहा हूं अभी, सही है। सेकंड चीज, जब मैनेजमेंट दिसंबर 22 में आपसे ये कह रही है कि दिसंबर 23 को ये हो जाएंगे, और दिसंबर 22 की एजीएम की आखिरी तारीख
28-30 अप्रैल होगी और उससे तो इसका मतलब है आप मार्च अप्रैल में तो खड़े हुए होंगे। जब मैनेजमेंट आपसे कह रही है अगले 12 महीने में रेवेन्यू इतने हो जाएंगे, तो 3-3.5 महीने तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, और उसमें जो मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शंस दी हैं या फोरकास्ट दिया है, प्रोजेक्टेड रिजल्ट को किससे मैच कर ले मेरे प्यारे बच्चों? किससे मैच कर ले? एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर। आपने पीआईए को कहा कि मुझे मार्च के तो अकाउंट्स है ना, 3 महीने के तो अकाउंट्स है ना, मार्च 23 तक के। आपने कहा, आप ये कह रहे हैं मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं अगले साल सेल 100 रुपए से बढ़ जाएगी। 3 महीने गुजर गए, 12 महीने में सेल जब 100 रुपए से बढ़ेगी तो 3 महीने में सेल कितने से बढ़ जानी चाहिए थी? 25 रुपए से। आपने 3 महीने की सेल्स देखी, 3 महीने में तो सेल्स मजीद कम हो गई। तो आप कहेंगे आपकी तो एजम्पशन ही रीजनेबल नहीं है, मैं तो आपके एक्चुअल रिजल्ट देख रहा हूं, मैं तो आपका सेल्स का डेटा देख रहा हूं। तो इसके बेसिस पे तो आप क्या कर सकते हो? आप सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल, और अगर गोइंग कंसर्न के मैटर होते हैं प्यारे बच्चों, गोइंग कंसर्न के मैटर होते हैं, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लाजमी देखना है, बिकॉज ये वो मैटर है जो कि बोर्ड में लाजमी डिस्कस हो रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, डन हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास 5 प्रोसीजर्स है, 5 के अलावा भी 2-3 प्रोसीजर है, वो मैंने अभी जॉट डाउन नहीं करे, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है अगर किसी कंपनी में इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर कर दिया तो गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाएंगी। जब गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाएंगी तो आपकी तो जिम्मेदारी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। तो आइजा ने आपको कुछ जनरल ऑडिट प्रोसीजर बताए कि आप ये वाले काम कर लीजिएगा। मैं वापस से रिपीट कर दूं, मेरे अल्फाजों पे गौर करना है, नोटिंग नहीं करनी। ये आइजा ने आपको कुछ जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स बताए। डन हो गया प्यारे बच्चों? अब अगला 1.25 घंटा हमने इवेंट्स और कंडीशन को, एक वर्ड वहां पे लिखा हुआ आ रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी को, और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑडिट। अगले 1.25 घंटे हमने इन 3 वर्ड्स को समझना है। जब हम इन 3 वर्ड्स को समझेंगे तो हमें क्लास के एंड में एक चीज समझ आ जाएगी, अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट ही वीक होगा, मैं पेपर में कभी भी गोइंग कंसर्न पे नहीं सकता। सवाल को देख के कैसे पता चलेगा कि ये गोइंग कंसर्न का सवाल है? सवाल में क्या मेंशन होंगी? इवेंट। तो सवाल में ये थोड़ी होता कि गोइंग कंसर्न बताओ, और गोइंग कंसर्न सवाल की तो रिक्वायरमेंट होती है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिनेरियो। और इन द अबव सिनेरियो में एक आधे पेज का ऐसे लिखा हुआ होगा और बीच में एक लाइन लिखी हुई होगी कि प्लांट में, तो आप कहेंगे प्लांट में आग लग गई, इवैल्यूएट, ये तो इवेंट और कंडीशन है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मेरे पास ये सवाल में गोइंग कंसर्न पिक करना सबसे ट्रिकी होता है। तभी हम इन की वर्ड्स के ऊपर, वही वाली बात है, रिलेटेड पार्टी का सवाल जब होगा तो कैसे पता चलेगा कि रिलेटेड पार्टी का सवाल है? जब सवाल में रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ना कोई, जब ट्रांजैक्शन आर, जब आपने आर सवाल में आरपी पकड़ ली तो इसका मतलब ये सवाल कहां से आया है? ये आइजा 550 से आया है। फिर आप उसके कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से, गोइंग कंसर्न का मसला भी ये है। सबसे बड़ा मसला क्या है मेरे भाई? कि वो क्यों पिक नहीं होता? बिकॉज आइजा ने 20 इवेंट्स और कंडीशन बताई है, पेपर उन 20 इवेंट्स और कंडीशन से नहीं आता। अभी इस एग्जांपल से और जो मजीद मैं आपसे बात करने चाहूंगा इससे पता चल जाएगा कि सिर्फ 20 इवेंट्स और कंडीशन नहीं है, 20 लाख इवेंट्स और कंडीशन भी हो सकती है। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, चलिए जी कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजीद रिफाइन करते हैं। पेज नंबर 102 वॉल्यूम 1।
चले बच्चों जल्दी छेती छेती। हाँ जी, पेज नंबर 102, वॉल्यूम 1। ये एसीसी का सवाल है, F8 का। ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में सिर्फ इकलौता सवाल है F8 का। इसके अलावा हम F8 का सवाल कभी भी नहीं करेंगे। सही है, हम ACCA P7 लाजमी करेंगे, लेकिन कैफ 8 में रहते हुए हम ACCA F8, ताकि हमें फर्क आ जाए कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द ब्लडी ACCA ना। ये हमें आज क्लास में, हाँ पेज नंबर 102। चले बच्चों आ जाए। मर्क्यूरी, सब आ गए। सवाल की रिक्वायरमेंट देख के पता चल जाएगा इस सीए का सवाल ऐसा हो सकता है। एक्सप्लेन 5 potential indicators that the Mercury Motoring Company is not a सवाल। आई कैप का सवाल ऐसे, अनलेस अगर उसने गोइंग कंसर्न पे ओवरऑल एक मुश्किल पेपर बनाया हुआ है और 15-20 नंबर उसने गोइंग कंसर्न पे कोई थ्योरी बना ली 4-5 नंबर की, तो एक्सेप्टेड है। अदरवाइज गोइंग कंसर्न पे मेजॉरिटी सवाल आपके ऐसे नहीं होते। तो सवाल की रिक्वायरमेंट से आपकी सोच कहां पे चली गई? गोइंग कंसर्न पे सोच चली गई। सही है। इसके ऊपर आपको समर 2013 दिख रहा है। ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है, मैं फेल हो गया था। मैं विंटर 12 में C5-6 में फेल हुआ, मैं समर 13 में भी फेल हुआ। विंटर 13 में मैं मतलब पास हुआ और क्वालिफाइड, एक ही पेपर रहता था मेरा फाइनल का, कौन सा? एडवांस ऑडिट। तो मैं उसमें विंटर 12 में भी फेल हुआ, समर, और उसमें बेस्ट सीन ये था, विंटर 12 में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ना, 4 पेपर। उस वक्त ये थोड़ी आपकी जैसी फरमाइश है। क्या फरमाइश है? 1 दूंगा, 2 दूंगा, 1 भी नहीं दूंगा। एक ऐसे जाके आपने 4 पेपर देने, एक में एब्सेंट हो गए या एक में आप बहुत बुरा फेल हो गए। बुरा फेल मतलब आई कैप ने ये समझा कि आपने एक पेपर को साइड पे रखा हुआ है, आई कैप आपको पूरे मॉड्यूल में फेल करते, इररिस्पेक्टिव आपका उसमें गोल्ड मेडल आया हो कि मेरिट सर्टिफिकेट है, इररिस्पेक्टिव आपका उसमें गोल्ड मेडल आया हो कि हाईएस्ट मार्क्स। तो हमारे जमाने में तो इस तरीके से मतलब सीए इतना मुश्किल होता था कि 4 पेपर है तो 4 पेपर, दादा का इंतकाल हो जाए, दादी का इंतकाल हो जाए, वालिदैन का इंतकाल हो जाए, पेपर आपने लाजमी देना है। अगर आपने पेपर मिस कर दिया, स्ट्राइक है, कन्वेंस नहीं है, लेट पहुंचे, कुछ भी हुआ, एक पेपर आपका फक्टअप हुआ, 3 के 3 पेपर आपके। यहां तक बात समझ आती? तो मैं एडवांस ऑडिट पहली अटेम्प्ट में पढ़ के ही नहीं गया। मैं बाकी, और मजे की बात है बाकी 3 भी पढ़ के नहीं गया था। तो एडवांस ऑडिट जब मैंने दिया तो मेरे को 70 का, मेरे भाई अटेम्प्ट किया होगा 70-80 का, मेरे 40-42 मार्क्स। मैंने कहा दादा ना पढ़ा 40, अगली अटेम्प्ट में तो, बट अगली अटेम्प्ट मैंने थोड़ा तमीज से पढ़ा, अच्छा पढ़ा, समर 13, और मेरे कोई 21 या 26 मार्क्स है। मैंने 100 का अटेम्प्ट किया था। मुझे इस चीज का अफसोस नहीं था कि मेरे 26 मार्क्स है, मुझे अफसोस इस चीज का था कि उसे 26 मार्क्स दिए किसमें, ये पता चल जाए, ताकि उन एग्जाम्स को मैं वापस से रिवाइज ना करूं। सही है। तो तीसरी अटेम्प्ट में जब मेरा पास हुआ, इकलौता पेपर आई कैप में देने गया हूं मैं, 6 महीने बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा? C5-6, और एक ही पेपर देने गया, और डर लग रहा है, टांगे कांप रही है कि जी इसमें भी लुढ़क गए तो अगले पीछे। और जब वो पेपर देने गया हूं मैं, तो उसमें पास हो गया, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि पास कैसे होना है। आप समझे, उस वक्त ऐसा होता था, फाइनल का पेपर पास हो भी गया तो आपको इस तरह, अभी आप कॉन्फिडेंटली कह देते हो ना कि सर इंशाल्लाह पास है, उस वक्त आप ये कहने की पोजीशन में भी नहीं होते। तो इतना ये जो ऊपर वाले जब हम सवाल देखेंगे समर 2013 का, तो हमें पता चल जाएगा कि आई कैप का लेवल क्या है, और हमने फाइनल के सवाल करना है। बिकॉज फाइनल के सवाल वो कहाँ कॉपी कर रहा है? वो कैफ में कॉपी कर रहा है। प्लस हम सबको पता है हमारी स्कीम 1.5 साल पहले चेंज हुई है, सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो चुका था, ग्रेड कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। तो जो पहले कन्वेंशनली जो चीज 10 मार्क्स की पूछी जाती थी, 6 स्टैंडर्ड 10 मार्क्स के पूछे जाते थे, वही 6 स्टैंडर्ड अब 50 मार्क्स के पूछे जाते। तो पास पेपर में तो आपको 10-10 मार्क्स के सवाल मिलेंगे उन 6 स्टैंडर्ड पे। अब जाके उस पर कितने का सवाल आ रहा है? 50 नंबर, मतलब उन 6 ग्रेड पे या 6 स्टैंडर्ड पे 50 नंबर तक का सवाल आ रहा है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। तो एक सवाल है हमारे पास, अब तक जो पढ़ाया समझ आया? 2 वर्ड हमने पढ़े। पहला
अच्छा, 3 चीजें पढ़ी, IS1 कुछ क्लियर है। एक वर्ड हमने पढ़ा कौन सा, इवेंट, ये बात समझ आती है हमें। दूसरा वर्ड हमने कौन से पढ़ लिया, ऑडिट प्रोसीजर। अब तक भी जो हमने पढ़ा है आज के क्लास का वो सिर्फ 10%, इन 2 वर्ड्स को अभी तक सिर्फ 10% समझ आया। रिमेनिंग 90% कब समझ आएगा, जब हम सवाल करें। जब सवाल करेंगे तो ऐसी टेक्निक्स हमें पता चल जाएंगी, फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक चीज होती है समझ में आ जाना, और एक चीज होती है लिखना। जब आप लिखने बैठते हो 10 सवाल आपके जहन में और आएंगे, जब वो 10 सवाल क्लैरिफाई नहीं होंगे प्यारे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मर्क्यूरी स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग engine parts for motor cars, and the company has a diverse customer base but 7 significant customer. The company year end was 30 September 2015. During the year, a number of the company's significant customer have experienced a customer की sales कम हो रही है, and consequently they have purchased a fewer items from further, नहीं अबे उसकी sales कम हो रही है, further क्यों खरीदेगा, fewer items from Mercury. As a result, Mercury has paid a number of its supplier later than usual, and some of them have withdrawn credit terms, meaning the company must pay cash on delivery. One of the Mercury's main supplier is threatening legal action to recover the sum due. As a result of the increased level of payable, the company's current ratio has fallen below 1 to 0.9. मतलब हर 1 रुपए की लायबिलिटी को देने के लिए आपके पास 0.9 मतलब 90 पैसे आपके पास एक साल में आएंगे। Mercury has produced a cash flow forecast, इसको छोड़ दे। Mercury has a loan of $2.3 million full stop. Mercury ने लोन लिया हुआ है, कितने का लोन लिया हुआ है, $2.3 million full stop. सवाल की रिक्वायरमेंट है, explain any 5 potential indicator that the Mercury Motoring Company is not a going concern. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आप ये कहेंगे, ICAP क्या कहेगा, evaluate the above situation and discuss the course of action. आप हंस रहे होंगे दिल में कि सर इतना अच्छा और सेक्सी सवाल होगा, और अगर रिक्वायरमेंट चेंज कर भी दे तो गोइंग कंसर्न तो पे हो जाएगा, नहीं हो। आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हम ये क्लास पूरी लेंगे, आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। 2 क्लासेस गोइंग कंसर्न की और होंगी, आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, गोइंग कंसर्न पे क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब जब आप गोइंग कंसर्न पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आज की क्लास में हमने करने क्या है, गोइंग कंसर्न ही करना। लेकिन जब 4 क्लासेस बाद 5 क्लासेस बाद जब हम एक सवाल कर रहे होंगे और कोई आइजा पढ़ रहे होंगे और फिर वहां अचानक से गोइंग कंसर्न आएगा तो कहेंगे ओह शिट यार, गोइंग कंसर्न हमसे क्या हो गया, मिस हो गया। यही चीज की तैयारी हमने करनी है। डन हो गया प्यारे बच्चों, चले जी, 5 मिनट है आपके पास। क्या सवाल में 5 इवेंट और कंडीशन है बच्चों, क्या सवाल में 5 इवेंट और कंडीशन है? पहला स्टेप हाईलाइट करें, पहला स्टेप हाईलाइट करें। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? ये अटेंड करना है बच्चों। उसको क्या करना है, लिखना है। उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्यारे बच्चों। जल्दी से 5 मिनट, जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको लिखे। हाँ जी, लिख रहे हैं आप? यार तुम किसी के साथ बैठ जाओ ना, ताकि बुक शेयर कर लो, वहां पे बैठ जाओ तुम उसके साथ, इस तरह ना करो यार।
इब्राहिम, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? चले जी बच्चों, जब इवेंट्स और कंडीशन 1:45 पढ़ना स्टार्ट किया तो समझ आ रहा था कि हाँ यार इवेंट्स और कंडीशन, बच्चों जल्दी यार समझ आ गई ना कि हाँ पता है यार इवेंट्स और कंडीशन होती क्या। जब लिखने बैठे तो समझ तो आ रहा है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली साउंड क्यों होना चाहिए? ताकि पेपर में पिक तो कर ले हम कि ये सवाल कहां से आया है, गोइंग कंसर्न से आया है। फिर दूसरा, अगर गोइंग कंसर्न से आया है तो उसको लिख, तो उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होगी, सही है। प्लस लॉजिकली आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि गोइंग कंसर्न के ऊपर ऑडिटर की जिम्मेदारी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों ऑब्टेन करना है, बिकॉज ऑडिटर की जिम्मेदारी तो आइजा 200 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं, इसके ऊपर क्या ऑडिटर ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट। तो आईएफआरएस में एक आईएफआरएस है कौन सा, IS1, तो IS1 के ऊपर भी आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हमने लॉजिक भी समझनी है, चीजों को लिंक भी करना है, और ड्राफ्टिंग टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम सिर्फ 2-3 वर्ड्स के अराउंड इवॉल्व हो रहे हैं, इवेंट्स और कंडीशन। तो पहले इवेंट्स और कंडीशन को कुछ समझा, साथ में प्रोसीजर लिखे, अब इवेंट्स और कंडीशन को ड्राफ्ट। जब ड्राफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ऐसी टेक्निक पता चल जाएगी कि आप जिंदगी भर, यार ऐसा हो सकता है कि आप PIA को ऑडिट करने जाएं और आप साथ में आइजा लेके जा रहे हैं कि इवेंट और कंडीशन है कि नहीं है, या वो टून टून बजेगा तो आप कहेंगे इवेंट और कंडीशन, यार ऐसा हो नहीं सकता ना, मतलब क्या हो गया, तो प्रोफेशनल ये जो जजमेंट है तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, सही है। अच्छा, पहली चीज बच्चों, एक काम ये करते हैं, फॉलोइंग, अच्छा मैं जो कुछ चीजें आपसे कहूंगा ना उसको लाजमी समझना है। फॉलोइंग आर द इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट significant doubt on company's ability to continue as a going concern। आपने हर पॉइंट के आगे लिख दिया 2 से 3, जो बहुत बड़ी गलती करी आपने, इसको गलती ना समझेगा, ये आपकी अप्रोच में बहुत बड़ा मसला है। आपने लिख दिया कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, आपने ये लिख दिया था कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, या आपने हर पॉइंट के आगे लिखना स्टार्ट कर दिया दिस इज द इवेंट और कंडीशन, दिस इज आल्सो द इवेंट और कंडीशन, इन एडिशन टू दैट दिस इज आल्सो द इवेंट और कंडीशन, मोर ओवर। ऐसा नहीं करना है भाई, आप एक ही बार लिख दें फॉलोइंग आर दी इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू, आप मेरे वर्ड पे फोकस करेंगे, मेरा वर्ड में यूज क्या कर रहा हूं मैं, जो थोड़ी पता कंपनी की इंटेंशन क्या है। तो आपने कैसे लिख दिया पेपर में और कैसे फतवा दे दिया कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये तो फतवा देना ही नहीं है आपने कहा कि भाई कुछ मुश्किलात है जिसकी वजह से शायद कंपनी की गोइंग कंसर्न में डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? पहला 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 इवेंट और कंडीशन में फ्यूअर कस्टमर मुझसे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये लिख दिया, जबरदस्त, बेहतरीन। दूसरा, हाँ जिसकी वजह से मैंने सप्लायर को लेट पेमेंट्स का, जो भी एग्जैक्ट वर्ड लिखा है मैंने सवाल से कॉपी कर, जिसकी वजह से सप्लायर ने अपनी टर्म्स क्या कर दी, चेंज कर दी फ्रॉम क्रेडिट टू, और एक सप्लायर ने मेरे ऊपर लिटिगेशन और करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट्स, यही है बच्चों, यही लिखा है। तो ये मैंने कहां से कॉपी करा, सवाल से कॉपी करना है, सवाल से कॉपी लाजमी करना है, डन हो गया। और ये लाइन मैंने अपनी एक अच्छी से लिख दी, सही। क्या ये 5
मैं वापस से उसी वर्ड पे आ रहा हूं, क्या ये 5 इवेंट्स और कंडीशन है? मैडम क्या ये 5 इवेंट्स और कंडीशन है? बच्चों यार, क्या ये 5 इवेंट्स और कंडीशन है? क्यों? क्यों गोइंग कंसर्न पे? क्यों? क्यों? क्यों परचेज को अफेक्ट कर रही है, तो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट क्यों हो रहा है? कंपनी में पैसा नहीं आएगा तो? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रीपे नहीं कर, क्यों रीपे नहीं कर पाएंगे? पैसे नहीं है प्यारे बच्चों। जो बातें आपने कही, अब जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूं उसको लाजमी सुनिएगा। क्लियर है? इवेंट और कंडीशन का मतलब क्या? अगर वो एडवर्सली अफेक्ट करे आपके कैश फ्लोज को, ऑपरेशंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, वो इवेंट्स और कंडीशन कहलाता है। मेरी बात सुनिएगा, अब जाके इवेंट्स और जो हम 10% हमने पढ़ा था इवेंट्स और कंडीशन, अब ये 50-60% पे आ चुका। हमें एक ऐसी टेक्निक पता चल गई, हर वो चीज जो कि आपके ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट करे, या आपके कैश फ्लोज को एडवर्सली अफेक्ट करे, या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करे, प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएंगे? ये इवेंट्स और कंडीशन कहलाएंगे। मुझे आयजा की मोहताजी नहीं है कि वो मुझे 20 बताए कि 20 अरब बताए। मैं कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली एक चीज समझ चुका हूं कि अगर कस्टमर मुझसे माल नहीं खरीदेगा तो मेरे पास मेरे सेल्स क्या कर जाएगी? जब मेरी सेल्स डिक्लाइन कर जाएगी तो किस चीज को एडवर्सली अफेक्ट करेगा? अगर मेरे प्लांट में आग लग जाएगी, और जब भी ऑपरेशन हिट होंगे, लाजमी कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन। जब प्यारे बच्चों यहां तक बात, तभी तो आयजा कहता है कि मैनेजमेंट से ऑब्टेन भी क्या करना है? कैश फ्लो। कॉस्ट इवेंट्स और कंडीशन तो होते ही है जो कि आपके कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। एक कस्टमर है, मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑडिट करता हूं, लेट्स से, और मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेरा अकाउंट भी है, और मैं अपना अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से खत्म कर देता हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कस्टमर चला गया, नेशनल बैंक के ऊपर गोइंग कंसर्न के डाउट क्रिएट हो जाएंगे? नहीं प्यारे बच्चों, 2000-5000 ही पड़े हुए थे अकाउंट, तो एडवर्सली अफेक्ट। लेकिन 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 अगर अगर बहुत बड़े जो गवर्नमेंट के क्लाइंट्स हैं, ओजीडीसीएल, जीएचपीएल, पीपीएल, इनका सारा पैसा कहां पड़ा हुआ है? नेशनल बैंक। और वो अपने अकाउंट विड्रॉ कर ले, इट विल या इट मे एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। पैसा ही नहीं होगा तो आगे एडवांस कैसे दूंगा? एडवांस नहीं दूंगा तो इंटरेस्ट इनकम कैसे कमाऊंगा? जब इंटरेस्ट इनकम ही नहीं होगी तो बैंक चलाने का फायदा। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो अगर कस्टमर छोटा मोटा कस्टमर नहीं है भाई, नेचर कस्टमर है प्यारे बच्चों। तो एक, तो जब ड्राफ्टिंग करी तो इससे इवेंट्स और कंडीशन तो और अच्छा समझ भी आ गया, और सेकंड चीज ये लिखना भी आ गया कि जब इवेंट और कंडीशन होता ये है तो इसका मतलब है लिखना भी यही है, फ्यूअर कस्टमर परचेज बिकॉज इट विल। अब पूरा पैराग्राफ सुनेगा, फॉलोइंग आर द इवेंट्स और कंडीशन। फ्यूअर कस्टमर परचेज इज एन इवेंट और कंडीशन। व्हाई? because it will adversely affect the profit। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगी? क्योंकि आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी? अगर चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज यहां तक भी आंसर सफिशिएंट है। जो आपकी सिक्स्थ सेंस इनमें से किसी एक को कनेक्ट कर रही होगी, वही सिक्स्थ सेंस आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जब मैं कह रहा हूं कस्टमर ने माल कम खरीदा तो आपके सिक्स्थ सेंस ने किसको पिक करा? तो प्रॉफिट क्यों पिक करा? और सेल्स विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ऑप्शनल है ये, ऑप्शनल है। सवाल में ये आइडेंटिफाई करा, यहां से लिंक करा, चाहो तो
लिख सकते हो, लिख दोगे अच्छी बात है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? सुनिए, सप्लायर को मैंने लेट पेमेंट करी, जिसकी वजह से सप्लायर ने क्रेडिट से, बच्चों पहले मैं 3-3 महीने माल क्रेडिट पे लेता था, आगे सेल करता था, पैसे आते थे, फिर उसको उसके मुंह पे पैसे मार, सप्लायर ने कहा बेटा कैश। सोचो, कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों, जल्दी। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। क्यों? कंपनी की सेल्स ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुकी है, कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो वो आगे सप्लायर को कैश में पैसा कैसे? कॉमन सेंस। अगर आपको लगता है ये ड्राफ्टिंग आप किसी किताब से देख के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है किसी किताब का जो सबसे बेहतरीन ऑडिट के पर्सपेक्टिव से सबसे बेहतरीन किताब आइजा है वो लेके चले जाए, वहां से हो जाएगी, नहीं होगी। जब तक क्लास में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपनी एक अप्रोच खुदा का वास्ता है ठीक करना है। ये मैं बार बार, मैं एक सवाल आपको कंप्लीट करा लूं, फिर आपकी अप्रोच अगर हमने ठीक कर ली ना पेपर से पहले, तो हम इंशाल्लाह पेपर पास कर जाएंगे। सही है? अच्छा, तीसरी चीज, सप्लायर किस चीज की धमकी दे रहा है? ऐसा हो सकता है कि मैं लिटिगेशन भी दूं और मैं माल भी सप्लाई करूं। तो अगर लिटिगेशन हो रही है और मेजर सप्लायर है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? मेजर सप्लायर धमकी दे रहा है कि मेरे पैसे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, तो रिस्क क्या है? इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी। क्यों? बिकॉज मेजर सप्लायर अगर मुझे लिटिगेशन में लेके चला गया, तो मेजर सप्लायर जब कोर्ट में लेके जा रहा होगा तो क्या मुझे माल सप्लाई कर रहा होगा? प्यारे बच्चों, मुझे वो माल ही सप्लाई नहीं कर रहा होगा, रॉ मटेरियल। वही जो आपसे कहते हैं, सप्लायर किसी भी रीजन की वजह से आपको माल सप्लाई, सवाल में सप्लायर बैंक करप्ट नहीं हुआ, मरा नहीं है, एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हुआ। इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से सप्लायर आपको माल सप्लाई ना करे। अगर वो मेजर सप्लायर है, इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी ऑपरेशन। तो माल ही नहीं होगा तो प्लांट लेके करूं क्या? क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अच्छा, आखिरी चीज, करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है किससे? और सवाल में लिखा हुआ है आपने बैंक से लोन लिया हुआ है कितने का? 2.3। तो करंट लायबिलिटी अगर एक्सीड कर गई है करंट एसेट से, इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी। क्यों? क्यों? कोवेनेंट क्या हो जाएंगे? ब्रीच। तो क्या हो जाएगा? बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। जहां बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली, आप कोवेनेंट्स कंडीशंस होती है, जब बैंक आपको लोन देता है ना, तो बैंक आपके ऊपर कुछ कंडीशंस डालता है। और वो कंडीशंस क्या होती है? बैंक कहता है यार कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो आपने पढ़े हुए हैं FR1 वगैरह में, वही कोवेनेंट्स होता है। और वो करता क्या है? वो करता ये कि जहां तुम्हारे हालात खराब होने जा रहे होंगे ना, ये फाइनेंशियल रेशियोज या FR1 वाले रेशियोज मुझे बता देंगे कि तुम्हारे हालात खराब होने वाले, और तो जहां तुम्हारे हालात खराब हो रहे होंगे, मैं वहां, मेरे पास ये राइट है कि मैं सारा का सारा पैसा इमीडिएट बेसिस पे मांग लूंगा। मैं तुम्हारे दिवालिया होने का वेट नहीं करूंगा, मेरे पास ये राइट है कि मैं सारा का सारा पैसा इमीडिएट। उसमें से पहला कोवेनेंट होता है करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट से एक्सीड। तो जहां आपने दिसंबर 22 में बैंक को लोन नहीं पे करा, एक इंस्टॉलमेंट पे करी, और दिसंबर 22 के एफएस जब बैंक ने देखे, तो बैंक ने देखा करंट लायबिलिटी आ रही है 40 अरब की, करंट एसेट आ रहे हैं 10 अरब के, और इस करंट लायबिलिटी में मेरी भी एक करंट लायबिलिटी आ रही होगी ना, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो आप, बैंक कहेगा यार क्या ये मुझे अगले 1 साल में रीपे कर सकेगा? डिफॉल्ट नहीं किया इसने अभी, लेकिन कोवेनेंट क्या हो चुका है? ब्रीच हो चुका है। बैंक सारा का सारा पैसा आपसे, बैंक बोलेगा जो 10 अरब भी पड़ा हुआ है ना बेटा, किसी और को नहीं दे, ये फौरन से मुझे दे, बिकॉज तुमने मेरे साथ एक एग्रीमेंट करा है। क्या यहां तक बात समझ आती है? इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी कैश फ्लो। एक सेकंड ना दोस्त, क्या यहां तक बात समझ आती है? तो अब जब हमने ड्राफ्टिंग करी और ड्राफ्टिंग की टेक्निक देखी, तो अब हमारे लिए ड्राफ्टिंग, कोई भी मसला पेपर में जब गोइंग कंसर्न आएगा, तो पता कैसे चलेगा गोइंग कंसर्न है? उनका रट्टा लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सवाल ये नहीं आता कि 5 इवेंट और कंडीशन बता दो, 4 सवाल एक आता है, तो उसमें आपको पिक करना होता है कि क्या ये इवेंट और कंडीशन है। अगला चैलेंज क्या होगा? उसको ड्राफ्ट करना। तो ये आपने एक सनेट लाइन लिखी, कुछ इवेंट्स और कंडीशन सवाल से कॉपी करें। ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग याद है?
ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्लास पढ़ी थी, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था बच्चों, याद है? सवाल से क्या कॉपी करता था? रिस्क फैक्टर। तो सब रिस्क फैक्टर कॉपी करता था, फिर तो यहाँ पे भी गोइंग कंसर्न में सवाल से क्या कॉपी करना पड़ेगा? इवेंट्स और कंडीशन। ये सवाल में ऑलरेडी मेंशन है। इसको लिखा, इसको किससे कनेक्ट करा? या तो इससे। क्यों? बिकॉज इवेंट और कंडीशन तो होता ही वो है जो कि कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी या ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट करे। जहां इसको वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो क्यों कर रहा है इसको एडवर्सली अफेक्ट? अगर चाहे तो उसको एक्सप्लेन कर दे, बेहतरीन हो जाए। कर दे उसको तो अब प्यारे बच्चों, जो इवेंट्स और कंडीशन 10% वाला था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहां तक कवर हो गया? 60-70। अभी भी 30% रहता है, अभी भी 30% रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई सवाल? सॉरी? हाँ, बैंक पहला राइट क्या एक्सरसाइज करता है? बैंक कहता है कि मुझे सारे पैसे इमीडिएट दे दो। अगर आप वो सारे पैसे इमीडिएट बेसिस पे नहीं दे सकते, उसके बाद वो आपके मॉर्गेज को एक्सरसाइज कराएगा ना, बिकॉज उसने पहले एग्रीमेंट क्या किया कि अगर कोवेनेंट ब्रीच करेंगे तो मैं आपसे सारा का सारा पैसा मांगूंगा। तो वो आपसे मांगेगा, अगर आप नहीं देते और आप कहते हो मेरे पास तो है नहीं, तो कहोगे ठीक है बेटा, प्लांट आपका थोड़ी, वो तो मेरा है। तो वो प्लांट फिर आपका सो करेगा, तो इसका मतलब फिर आपके ऑपरेशन इफेक्ट हो जाएंगे। आप ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर हो प्यारे बच्चों? यहाँ पे अभी तक एक ही वर्ड का राउंड इवॉल्व हो रहा है, सही है? और एक वर्ड का राउंड क्यों? बिकॉज अगर इवेंट्स और कंडीशन ही समझ में नहीं आएगी, पेपर कभी भी समझ में नहीं आएगा, आगे जो हमने पढ़ना है वो भी समझ में नहीं आएगा। सवाल की अगली रिक्वायरमेंट, जल्दी से आ जाए। पार्ट बी, जल्दी, छेती छेती। डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स विच यू शुड परफॉर्म इन असेसिंग वेदर और नॉट मर्क्यूरी मोटरिंग कंपनी इज अ इनकम। जल्दी, 5 क्वेश्चन लिखने हैं, लिखे हुए हैं। जल्दी मेरे भाई, कैप वाले, जल्दी छेती छेती, टाइम नहीं है। हाँ जी। सॉरी? बैंक लोन इवेंट नहीं होता। अगर आपके एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, वो बैंक इवेंट और कंडीशन होगा। सप्लायर इवेंट और कंडीशन नहीं है। सप्लायर जब अपनी औकात दिखाएगा तो वो इवेंट और कंडीशन होता है। बैंक लोन इवेंट और, जब बैंक क्यों अपनी औकात दिखाएगा? तो वो आपने, वो इवेंट और कंडीशन है। अगर सवाल में लिखा जाए, सवाल में कंपनी कस्टमर है, कस्टमर सप्लायर इवेंट और कंडीशन नहीं है। कस्टमर सप्लायर की कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जिसकी वजह से वो इवेंट और कंडीशन। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो लिखा है ना, फ्यूर कस्टमर परचेज, सेल्स डिक्लाइन, adversely affect the profitability of the company. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है बेटा? Access subsequent interim financial statements. Subsequent interim financial statements. पांच प्रोसीजर्स लिखने हैं भाई। ये तो आसान सवाल है यार। हाँ मेरे भाई, तुम लिख रहे हो? हाँ तुम लिख रहे हो? तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी सीएम है? नहीं, कोई बड़ा भाई। उसको भी रीड करा नहीं है अभी हमने। वो भी होगा, वो भी लिखना है।
चले बच्चों आ जाए। हाँ जी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। थोड़ा सा होल्ड करोगे? नहीं 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 यार, देखें, आप कभी भी कंपनी के कस्टमर से रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं लेते। आप तो जिस कंपनी को ऑडिट करते हैं आप उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, आप कंपनी के कस्टमर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। हाँ जी, उनके आगे के हालात को आपको असेस करना होगा, आप पूछ नहीं सकते। आप उसको इनडायरेक्टली असेस करते हैं, सबसे पहले माल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा। अगर माल खरीद रहा है तो उसका मतलब है हालात अच्छे हुए, तभी तो माल खरीद के बेच रहा है। माल ही नहीं खरीद रहा तो उसका मतलब उसका हालात अच्छे हैं। ये थोड़ी उसका आपने एफएस मंगा लिया और चीजें मंगवा ली, नहीं, या उसको कॉल कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। डर है भाई यहाँ पे? बच्चे तो 7 सवाल है यार भाई, ये सवाल आसान है। क्या है इसका आंसर? ये 5 प्रोसीजर्स। मैं मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लूंगा, कैश फ्लोज एंड पीएनएल, फोरकास्ट लूंगा, एजम्पशंस को चेक करूंगा, सब्सिक्वेंट इंटरिम, एफएस लूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे यहाँ देख लेंगे यार क्या हो गया भाई। पॉइंट नंबर, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 मिनट में एक्सप्लेन करूँ? अच्छा, पहले इस चीज को मैं आइडिया करूँ। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आइजा ने आपको ये जनरल प्रोसीजर बताया। जब भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा मेरी बात मेरे दोस्त, बहुत बड़ा मिस कर दोगे, सुन लो। आइजा ने आपको क्या बताया? आइजा ने जनरल प्रोसीजर बताया ना। सवाल क्या सवाल में इवेंट्स और कंडीशन है? क्या है? कस्टमर परचेज नहीं कर रहे। आप एक कंपनी के सीईओ हैं, आप एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए, अगर कंपनी के कस्टमर परचेज नहीं कर रहे, क्या ये इवेंट और कंडीशन है? क्या ये गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहा है? लेकिन मेरी इंटेंशन अगर लिक्विडेट करने की नहीं है तो एज अ कंपनी आप क्या करेंगे? वो तो अकाउंटिंग है ना, ऑपरेशनल लेवल पे आप क्या करेंगे? कुछ कस्टमर आपसे माल नहीं खरीद रहे, आप क्या करेंगे? कुछ कस्टमर आपसे माल नहीं खरीद रहे, भाई क्या करेंगे? आप किसी और कस्टमर के पास जाएंगे, किसी और कस्टमर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइजा में ये प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ। अब मसला ये, आपके इवेंट और कंडीशन किस वजह से है? बच्चों बिल्कुल रेडी रहना है। आपका इवेंट और कंडीशन किस वजह से है? लेकिन आपके आंसर में कस्टमर का कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। आप इवेंट और कंडीशन किस वजह से है? आपके आंसर में कहीं सप्लायर का वर्ड ही नहीं आ रहा। इवेंट और कंडीशन किस वजह से है? आपके आंसर में कहीं लिटिगेशन का कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। इवेंट और कंडीशन किस वजह से है? बैंक, और आपके आंसर में बैंक का कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा मसला है प्यारे बच्चों हमारा, कि हम ये प्रोसीजर छाप के आ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि यार मेरा प्रोसीजर मेरे इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस करना चाहिए। अगर प्रोसीजर ही मेरा इवेंट और कंडीशन को एड्रेस नहीं करेगा तो मेरे हाथ उससे लिखे। मेरे पीआईए में भी ये 5 काम होते हैं, पीएसएमएल में भी है, मतलब पाकिस्तान स्टील मिल में भी है, लेकिन पीआईए में आप जहाज वाली साइड को देते हो, नेशनल बैंक, पीएसओ, फर्नेस ऑयल, और पीएसएमएल में आप दूसरे एरियाज को देख रहे हो। तो क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो जो इवेंट्स और कंडीशन है, जो प्रोसीजर्स आपके हैं, वो आपके इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट और कंडीशन क्या है? कस्टमर माल, आप क्या करोगे यार मुझे बताओ ना, आप क्या करोगे? कस्टमर माल नहीं खरीद रहा है, कस्टमर है मुझसे नहीं खरीद रहा, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, मैं कहूंगा मैं कंपनी बंद कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मैंने कंपनी चलानी है। तो जब चलानी है तो मेरा क्या ऑप्शंस होंगे? मेरे पास क्या ऑप्शन? मैं ऑल्टरनेटिव, जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर जल्दी, मैं ऑल्टरनेटिव कस्टमर्स ढूंढूंगा। मैं ऑल्टरनेटिव कस्टमर्स ढूंढूंगा, ये कस्टमर मुझसे माल नहीं खरीद रहा, मैं अब इनको
बेचने की कोशिश करता हूं। आप लोग मुझसे ऑडिट नहीं पढ़ेंगे, मैं एसीसीए में एफएड वाले हैं उनको पढ़ाने की, तो मैं कहूंगा यार एफएड एसीसीए का कोई मुकाबला ही नहीं है, ये बिलिटी सीएस है ना। फिर मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो मतलब द पॉइंट इज कि अगर यहाँ प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो मैं क्या, या तो मैं बंद करूंगा या मैं कहूंगा नहीं चलाना है, तो फिर चलाना है तो कहाँ चलाऊं, आईसीडब्ल्यू एसीसीए में यहाँ पे जाके। तो इसका मतलब है मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करूंगा। एज एन ऑडिटर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव कस्टमर को ढूंढ रही है या ढूंढ चुकी है? जल्दी से, ऑल्टरनेटिव कस्टमर के साथ क्या चल रही होगी, या उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो चुका होगा। तो आप एज एन ऑडिटर क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस या एग्रीमेंट विद दी ऑल्टरनेटिव, या जब इवेंट और कंडीशन कस्टमर है तो आपको प्रोसीजर भी इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस करना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात को, ये क्या कर रहा है क्रेडिट से, तो आपके पास किस चीज के इश्यूज हो गए थे, तो कैश फ्लो के इश्यूज को कौन पूरा करता है, कैश फ्लो के इश्यूज को कौन पूरा करता है, जवाब दें यार, कैश फ्लो के इश्यूज कौन पूरा करता है, बैंक। तो आप किसके पास गए होगे पैसा लेने के लिए, बैंक। तो बैंक के पास जब गए होगे, क्यों गए होगे बैंक के पास, क्यों गए होगे बैंक के पास, एडिशनल फाइनेंसिंग। तो एज एन ऑडिटर आप क्या देख लोगे, इंस्पेक्ट कर लोगे, क्या इंस्पेक्ट कर लोगे, करस्पॉन्डेंस फाइल या कोई लोन, अगर लोन एग्रीमेंट हो चुका है तो लोन एग्रीमेंट, या फिर करस्पॉन्डेंस फाइल। आपका प्रोसीजर आपके इवेंट और कंडीशन। 6 बार गोइंग कंसर्न पे सवाल आया है, अनफॉर्चुनेट 6 बार बच्चा ये 5% लिख के आता है। तो सवाल में कह रहा है प्लांट में आग लग गई, आपका प्रोसीजर यही टिका हुआ है, सही है। वो आपसे कह रहा होता है कि जी कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, आपका आंसर वही टिका हुआ है। एंड द पॉइंट इज जो इवेंट्स और कंडीशन है उसके अगेंस्ट आपने, और मैं आपसे तभी कहता हूँ ये इतना लॉजिकल सिनेरियो बेस्ड पेपर, और ये क्वेश्चन आपको कहीं आईएएस वगैरह में नहीं दिखेंगे, सही। अच्छा, तीसरी चीज, हाँ जी, लिटिगेशन चल रही है। जब लिटिगेशन चल रही है तो किससे इंक्वायरी कर लूं, जल्दी से बता दे, किससे इंक्वायरी कर लूं, इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लूंगा। भाई केस का क्या चल रहा है, मामला सही हुए, मामला सही, कई कोर्ट में केस फाइल तो नहीं होगा, तो मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लूंगा। आखिरी मसला, बैंक क्या कर देगी, कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक सारा का सारा, जब बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांगेगी तो आपके दफ्तर के सामने खड़ी थोड़ी हो जाएगी, बैंक क्या भेजेगी आपको, नोटिस। तो नोटिस कहां लगाया होगा आपने, करस्पॉन्डेंस फाइल में। तो प्यारे बच्चों बैंक के साथ आप करस्पॉन्डेंस फाइल को इंस्पेक्ट करें। यहां तक बात समझ आ रही है, इसके ज्यादा मार्क्स हैं, ये फौरन से लिखना है 1 मिनट में, और ये लिखने की आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में इसको लिख दें, और उसके बाद कौन से लिखने हैं आपने, ये वाले। और अगर आपका स्पेसिफिक प्रोसीजर इवेंट्स और कंडीशन से अलाइंड होगा तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स तब उसको समझ आएगा आई कैप को, तो ये कॉन्सेप्चुअली जानता है चीजों को। जी मेरे भाई, ऑडिटर इन हाउस, जो अगर हर कंपनी में ना सीएफओ होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जहां पे एक इंटरनल कंपनी का एक लॉयर बैठा होता है, ये लीगल काउंसिल बैठा होता है। तो जितने भी लीगल मामला होते हैं वो किसके पास जाते हैं, लीगल काउंसिल के। जिस तरह आप यहाँ पे आएंगे तो आप एडमिशन लेने मेरे पास नहीं आएंगे, आप पहले एडमिशन डिपार्टमेंट जाएंगे, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएंगे, फिर आपके आप क्लास में। इसी तरीके से अगर लीगल का मैटर है तो किसके पास जाएगा, लीगल। तो मैं उससे इंक्वायरी कर लूंगा, सामने वाले सप्लायर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल इंस्पेक्ट कर लूंगा कि क्या कोई लिटिगेशन क्रिएट हुई भी है कि नहीं भी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? 10 मिनट बिल्कुल एक्टिव रहना है जी। हाँ जी, नहीं, मैंने मे का लिखा हुआ है कि शायद बैंक पैसा मांग ले, ये इवेंट और कंडीशन है। बैंक ने पैसा मांगा या नहीं मांगा तो ये तो प्रोसीजर देख के पता चलेगा। इवेंट और कंडीशन का मतलब क्या, फॉलोइंग आर दैट may cast significant doubt on the company's ability to continue as a
गोइंग कंसर्न, इन सारे पॉइंट्स में इट विल एडवर्सली अफेक्ट, इट में कहते हैं। और यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जी फॉर एग्जाम्पल कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे, कोवेनेंट में ब्रीच, और बैंक में डिमांड ऑल द लोन इमीडिएटली, तो मे का वर्ड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, इसी चीज को कंफर्म करने के लिए तो प्रोसीजर्स कर रहा हूँ कि मांगे हैं के नहीं मांगे, कस्टमर आया के नहीं आया, सप्लायर ने चेंज करी टर्म्स या फिर, तो ये तभी तो मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो डन हो गया, बस 10 मिनट बिल्कुल रेडी रहना है, बट दोस्त अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर नोट करोगे तो। मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूं, अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर आप नोट करोगे। नोटिंग पे फोकस ना रखें आप अपना ज्यादा, आपने ज्यादा फोकस किस चीज पे रखना है? आपने मुझे, अगर मैं फिजिकली आपके लिए खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, आप फिजिकली इतनी गर्मी में आए प्यारे बच्चों, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको ज्यादा सुनने की कोशिश करो, जो मैं आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, सही है? इस आंसर को नोट ना करें ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, ये सारी चीजें किताब में ऑलरेडी ये मेंशन है, इसकी टेंशन ना लें। नोट करने का टाइम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपने लाजमी अटेंटिव रहना है, सुनिएगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, एक वर्ड रह गया, सुनिएगा बच्चों, ये वर्ड क्लियर है? ये वर्ड क्लियर है? फ्यूचर का वर्ड क्लियर है? 12 महीने की लॉजिक क्लियर है? इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई करना भी आ गया, ड्राफ्ट करना भी आ गया, सही है? अच्छा, कौन सा रह गया? बस ये आइजा ने और आईएस ने एक्सप्लेन कभी भी नहीं किया हुआ, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं और आप समझ जाए। तो पिक्चर सामने होगी ना प्यारे बच्चों, तो फिर चीजें आराम से, एक सवाल करके उसके अंदर जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक फायदा नहीं। अब ये मेरी बात सुनिए और ईमानदारी से, कुछ कस्टमर परचेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कह रही है मैं नए कस्टमर को ढूंढूंगी और मैं होपफुल हूं कि मुझे नए कस्टमर मिल, सप्लायर से पड्डा चल रहा है, गुस्से में है, मैं उसको मना लूंगा। बैंक से बातचीत चल रही है, बैंक मुझसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली नहीं, सुनिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल अटेंटिव। क्या ये इवेंट्स और कंडीशन है? मैनेजमेंट का प्लान क्या है? मैं कस्टमर, बोले बोले कस्टमर ढूंढ लूंगा, मैं बैंक को मना लूंगा, मैं सप्लायर को मना लूंगा, मैं ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ लूंगा। प्यारे बच्चों, एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? जल्दी जल्दी, एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि पता नहीं कस्टमर आएंगे भी या नहीं आएंगे, पता नहीं बैंक मानेगा भी या नहीं मानेगा, पता नहीं सप्लायर एग्री करेगा भी। दैट इज द मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी disclosed in the financial statements as per IAS 1। मेरी बात समझेगा? अब ये वर्ड क्लियर हुआ? कौन सा वर्ड? मटेरियल अनसर्टेनिटी। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, क्लास ऑफ है, सुनिएगा। मेरे प्लांट में आग लग गई, क्या ये इवेंट और कंडीशन है? क्या ये गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहा है? मेरे प्लांट में आग लग गई, मैनेजमेंट ने कहा मेरा प्लांट तो क्या है, इंश्योर्ड है, और इंश्योरेंस वाला पैसा, और जब वो पैसा दे देगा तो मैं कंपनी को वापस से चलाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेंगे? गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे। लेकिन क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? क्या एग्जिस्ट करती है? कि पता नहीं इंश्योरेंस वाला पैसा देगा भी या नहीं देगा, और अगर इंश्योरेंस वाले ने पैसा नहीं दिया तब तो आपकी इंटेंशन क्या हो जाएगी? एटलीस्ट इसको डिस्क्लोज तो करें प्यारे। दोस अनसर्टेनिटीज शैल बी। मैं वापस से आपसे रिपीट करता हूं, आपका प्लांट था, उस प्लांट में क्या लग गई? आग लग गई। जहां आपके प्लांट में आग लगी प्यारे बच्चों, क्या ये इवेंट और कंडीशन है? मैनेजमेंट क्या करेगी? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट। मैनेजमेंट ने कहा मेरा प्लांट तो क्या है, एज एन ऑडिटर आप क्या परफॉर्म करेंगे?
मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दें, आपका प्राइमरी की ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? जल्दी जल्दी, आपका प्राइमरी की ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? आप इंश्योरेंस एग्रीमेंट देखेंगे और इंश्योरर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल को देखेंगे। बच्चा चैंपियन, प्लांट में आग लगे, इंश्योरेंस का मसला नहीं, ये की प्रोसीजर आपने लिखना। आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट देखा, आपने कहा इंश्योर तो है, आपने करस्पॉन्डेंस फाइल देखी, इंश्योरर आ रहा है, विजिट कर रहा है, चीजें कर रहा है, करस्पॉन्डेंस इंस्पेक्शन भी, लेकिन पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप और आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, आप ये थोड़ी बोलेगे जब तक इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिल जाता मैं रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो आपने साइन करनी है। तो आप मैनेजमेंट कह रही भाई मेरी कंपनी है ना, मेरी इंटेंशन इसको चलाने की है, मैं चला रहा हूं। तो आईएएस खुद कहता है आपसे एफएस शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। लेकिन क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है? क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है? क्या पता नहीं चलेगा भी, सॉरी क्या पता नहीं इंश्योरेंस वाला पैसा देगा भी? 2008 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था तो जिन कंपनीज या जो एडवांसेस या जो पोर्टफोलियो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस वाले पहले बैंकरप्ट हुए। पता है ना आपको, 2008 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था, इंश्योरेंस वाले पहले वो बैंकरप्ट हुआ, उसके पीछे सारी जो हाउसिंग फाइनेंस थी वो बैंकरप्ट हुई, जो लीजिंग फाइनेंस थी वो बैंकरप्ट हुई, जो बैंक इतने बड़े बड़े थे वो लाइन से सारे के सारे क्या कहते हैं बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गया। तो आपने ये देखना है कि इंश्योरेंस वाला पैसा देगा भी या नहीं। अभी आप एक हालात चेक करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? ये बात है, चल नहीं अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही है, करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? सही, किस पे डिपेंड करता है? नहीं, किस पे डिपेंड करता है? आईएमएफ पे, कि आईएमएफ पैसा देगा। तो अगर इसाक डार ये कहता है कि भाई कंपनी डिफॉल्ट, बैंक पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान चलेगा, लेकिन वो दिल में कहता है कि अल्लाह करे, और आगे कहता है अगर आईएमएफ ने हमें ये दे दिए पैसे तो फिर हम डिफॉल्ट, पता नहीं आईएमएफ आपको पैसे दे भी या नहीं दिए। अभी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम यूएस के साथ अलाइन नहीं होंगे बल्कि हम रशिया के साथ अलाइन होंगे। तो आपको लगता है यूएस या आईएमएफ आपको पैसा देगा? एक तरफ आप पैसे भी ले रहे हो उनसे, और द पॉइंट इज प्यारे बच्चों, ये जो बात होती है ना, पता नहीं ये प्लान पूरा होगा नहीं होगा, पता नहीं, दैट इज द मटीरियल अनसर्टेनिटी। मैं एक एलपीजी कंपनी को ऑडिट कर रहा था, उस एलपीजी का बिजनेस बड़ा जबरदस्त था। उसने एक प्लांट खरीदा कराची पोर्ट के पास, और उस प्लांट का बिजनेस क्या था, वहां पे एक शिप लगता था और शिप से एलपीजी जो होती थी वो प्लांट में आती थी, और फिर प्लांट से वो एलपीजी के जो बाउजर्स होते हैं वो बनते थे, और फिर घरों घरों में वो एलपीजी के सिलेंडर्स सप्लाई थे। एनर्जी की पाकिस्तान में शॉर्टेज थी, बड़ा सेक्सी जबरदस्त बिजनेस था। हुआ क्या, एलपीजी जब आप इंपोर्ट करती थी वो कंपनी, तो इंपोर्ट प्राइस सस्ती थी, पाकिस्तान में एलपीजी महंगी थी, तो बिजनेस बड़ा जबरदस्त था। तो हर कोई क्या करता था, एलपीजी को इंपोर्ट करता था, सही, और फिर यहाँ पे आके पाकिस्तान में उसको एलपीजी सेल करता था। हालात चेंज हुए, इंटरनेशनली एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई। जब एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई तो मैं और आप एलपीजी इंपोर्ट करना छोड़ दिया, और वो प्लांट पड़े पड़े रह के इम्पेयर्ड। हमने कहा प्लांट इम्पेयरमेंट का मसला नहीं है, मसला तो इस चीज का है कि आपका, तो आप कंपनी चलाओगे क्या? तो उसने कहा हमारा प्लान ये है कि चूंकि एलपीजी पाकिस्तान में तो बिकती है ना, तो हम एलपीजी को पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे, पाकिस्तान में खरीदेंगे और पाकिस्तान में ही उसको बेचेंगे। चूंकि हमारे पास प्लांट है तो हम उसको, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी, ये उसका बिजनेस प्लान था। क्या कोई एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस से बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। लेकिन क्या ये नया बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये क्या है? अनसर्टेनिटी। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, एक आखिरी बात, इस चीज को सुन लें। बहुत सा बच्चा मॉक का या टेस्टिंग सिस्टम का पूछ रहा था, मेरी एक चीज याद रखिएगा और इस धोखे में ना रहिएगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है। एक 5 नंबर का सवाल किया है पिछले 50 मिनट में, जब तक लिखना ही हमें नहीं आएगा तो 10-15 सवाल करने का फायदा नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं, 15 सवाल पकड़ा दूं, आप कर आए, आपको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, मैं अपने टीए से चेक करवा दूं, जब तक एक एक सवाल को हम इस तरीके से डिस्कस नहीं कर लेंगे उसके बाद ही मॉक होंगे, उससे पहले मॉक। तो हमने आज की क्लास में क्या समझ लिया, इवेंट्स और कंडीशन की ड्राफ्टिंग समझ ली और ऑडिट
प्रोसीजर की। तो आपके पास जो अब मौका आएगा, एक सवाल आएगा, 1.5 सवाल आएगा, वो करेंगे, फिर जब उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद मजीद आपके पास मौका आते रहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लॉ यार हम अब्दुल रहीम अनाउंस कर, तो लॉ 4:15 पे अनाउंस करते हैं, सही है? हाँ जी, यस यस।